जयपुर में कई दिनों से की जा रही है। चाहे फिर वो मुख्य सचिव हो या डीजीपी, बार बार बैठकें हो रही है, बैठकों का दौर भी जारी है और लगातार साइबर क्राइम को लेकर, बाल अपराधों को लेकर, बाल मजदूरी को लेकर, रेप पीड़ितों को राहत देने के लिए या रेप की जो जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार मीटिंग्स हो रही है, राज्य भर में मीटिंग्स हो रही है और बार बार कोशिश ये की जा रही है कि इस अपराध पर अंकुश लगे। पर सवाल वही है, आखिर कब वो दिन आएगा जब इन अपराधों पर अंकुश लगेगा और कब इनकी संख्या हमें घटती हुई नजर आएगी? कब राजस्थान उन राज्यों में शुमार होगा जहां अपराधों की संख्या लगातार घटती हुई नजर आएगी, ना कि बढ़ती हुई? अपराध चाहे किसी भी स्तर का हो, वो आम लोगों की जिंदगी को दूभर बना देता है और उनकी जीवन की स्तर को गिरा देता है और इन्हीं अपराधों पर अंकुश लगाने की बात सर की जा रही है। हमारे साथ हरनाम जी मौजूद है और जिस तरीके से हम हर विषय पर डिस्कशन करते हैं, आज का विषय इन्हीं अपराधों को लेकर है, क्योंकि लगातार मीटिंग्स जिस तरीके से हम जयपुर में होते हुए देख रहे हैं वो ये दिखाता है कि हाँ, सिस्टम तत्पर तो है, लेकिन फिर भी उस सिस्टम की तत्परता ग्राउंड लेवल पर किस हद तक नजर आती है आपको? बिल्कुल। अगर डिम्पल देखा जाए, क्राइम क्राइम जो शब्द है, अपराध जो शब्द है, ये सबसे बड़ा विडंबना है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि गृह विभाग की तरफ से आप देख रहे हैं, जब से राजस्थान में बीजेपी का सरकार बनने के बाद गृह विभाग, कह सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनके पास है। इन्हीं के साथ साथ अगर कह सकते हैं कि राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी हैं। अपराध को लेकर जिस तरह से अंकुश की तैयारी की बात की जा रही है, जिस तरह अपराध को रोकने की तैयारी की जा रहा है, ये भी एक कह सकते हैं कि सराहनीय, देखने लायक भी है। अपराध रोकने की बात की जाए, अपराध रोका भी जा रहा है, मगर सिस्टम और हम आम जनता में की भी लोगों की जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस और प्रशासन की भी है, बिल्कुल। उनको भी अपराध को देखते हुए कहीं न कहीं अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा। जी। ये भी देखने लायक है। इसी के साथ-साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल की जो मीटिंग थी, ये एक अहम देखी गई थी। राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा ने जिस तरह से बैठक लिया, जिस जी। तरह से उन्होंने कंट्रोल को लेके जिस तरह से बात किया, वो देखने लायक था। कह सकते हैं कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक उनकी जो कह सकते हैं कि उमंग थर्ड, यानी जो अभियान चला रहे हैं सबसे बड़े अपराध को लेके। सबसे बड़ा अपराध की अगर बात किया जाए तो बाल अपराध है, यानी कम उम्र में काम कराने को लेके। जी। अगर देखा जाए डिम्पल की, आप देखते हो, हम जयपुर की नहीं पूरे राजस्थान की बात कर सकते हैं। जयपुर में अगर बात करें, चूड़ी कारखाने, छोटी फैक्ट्रियां हैं, यानी कई ऐसे किराने की दुकान हैं, कई ऐसे होटल हैं। ढाबे, वहाँ पे होटल, कहीं भी चले जाएं हम। कम उम्र के बच्चों को लगाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्रूरता जिस तरह से, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, आसपास के लोग हैं, अगर उनको भी अगर ऐसी चीजें या घटनाएं दिख रही थी, कहीं नहीं सशक्त बनना पड़ेगा, प्रशासन को बताना पड़ेगा। ये भी देखने लायक है। जिस तरह से उन्होंने कल की बैठक बैठाई, उसमें जिले से लेके विधानसभा तक, यानी कि हर टीम को अलग अलग गठित किया, यहाँ तक कि थाने तक ले जाकर। जी। ये एक जो टीम गठित किया गया है, ये 1 महीने का ऐसा जो सिस्टम बनाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि 1 महीने के अंदर बाल अपराध मुक्त करने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात, बाल अपराध मुक्त यहीं तक नहीं है, बाल अपराध सोशल मीडिया पर भी है। आज देखते हो जो बाल अपचारी है, जो छोटे बच्चे हैं, मोबाइल से सीखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सीखते हैं। सबसे बड़ी बात, लेकिन साइबर क्राइम। माफियागिरी। अगर देखा जाए कि जो माफियागिरी हो रहा है, जो माफिया गैंग चला रहे हैं, गुंडागर्दी चला रहे हैं, उनको देखा जाए, उनका टारगेट क्या है कि 15 साल से लेके 18 साल के बीच में बच्चों को टारगेट करते हैं। बिल्कुल। उनका माइंड वॉश किया जाता है। माइंड वॉश करने के बाद उनको अपराध में ढकेला जाता है। ये भी देखने वाली बात। अपराध धकेलने के बाद क्या है कि उनसे स्मैक, गांजा, चरस, इन सबको बेचना एक्सपोर्ट करवाने का काम। और पीना और पिलाना। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह है, जब से सोशल मीडिया आया है, अंकुश लगाने की बात की जा रही है, मगर कह सकते हैं कि 18 साल तक उम्र में है, उसको क्या सजा मिलेगा जी। कि उनको बाल आश्रम में रख दो, बाल सुधार गृह में भेज दिया जाए। 18 साल तक रखेंगे, उनकी जमानत हो जाएगी, छूट जाएंगे। बिल्कुल। क्यों?
कहीं न कहीं जिस तरह से प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, इसी साथ-साथ आम जनता की भी ज़िम्मेदारी हो कि बिल्कुल। उनको भी और कहीं न कहीं साइबर देखना पड़े। फ्रॉड एक ऐसा मुद्दा है सर जिस पर जागरूकता सबसे ज्यादा अहम है। हम हमारे मौलिक अधिकारों की बात हमेशा करते हैं पर मौलिक कर्तव्यों की बात करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और वही मौलिक कर्तव्य हमारे बनते हैं कि हम भी भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए काम करें। और वही कर्तव्यों में आता है कि हम अपने बच्चों को जागरूक करें कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है। साइबर फ्रॉड सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि वो आपके अकाउंट्स में से पैसे निकाल लेंगे, वो आपके ब्रेन को इस तरीके से वॉश करेंगे, आपके बच्चों के ब्रेन को जिस तरीके से वॉश करेंगे। हाल ही में हमने देखा डिजिटल अरेस्ट का कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चला था और वो डिजिटल अरेस्ट हाईलाइट हुआ जिसके बाद लगातार कैंपेन चलाना पड़ा, फोन कॉल्स करके कैंपेन चलाना पड़ा, फोन पर रिंगटोन्स आके करके कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके डिजिटल अरेस्ट हर आदमी तक पहुंचा कि किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। और वही साइबर फ्रॉड, जैसे कि आप स्मैक तस्करी की बात कर रहे थे, वही साइबर फ्रॉड बच्चों के साथ किया जाता है। आजकल एआई का जमाना है, एआई के जमाने में किस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन करके, किस तरीके से फेस मॉड्यूलेशन करके आपको पागल बनाया जाता है। आपके जानकारों के तौर पर आपसे कहा जाता है कि आप ये काम कीजिए और बच्चे करते हैं। ना सिर्फ बच्चे बल्कि हनी ट्रैप के केसेस भी अब एआई जनरेटेड हो चुके हैं, क्योंकि हनी ट्रैप के केसेस में पहले शायद कहीं ना कहीं आपको आगाह हो जाते थे लोग कि इस केस को मुझे किस तरीके से डील करना है, लेकिन अब एआई वीडियोस जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बार बार हमारे सामने वो केसेस आ रहे हैं जिसमें एआई वीडियोस जनरेट करके ब्लैकमेल किया जाता है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, दोनों तरफ से ये अपराध बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम को लेकर अब किस तरीके से जयपुर में प्रशासन काम करने वाला है? बिल्कुल डिम्पल, ये सही बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हाउस अरेस्ट की बात की जाता है, जी यानी सोशल मीडिया के माध्यम से अरेस्ट की बात की जाती है, ये अजागरूकता की बात है। क्योंकि अलग अलग ऐप से अलग अलग सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक ऐड चलाए जा रहे हैं कि आप अलग कोई कॉल आ रहे हैं उसको ना उठाएं, बिल्कुल। और वीडियो कॉल आ रहा है उसको नहीं उठाए, क्योंकि अपराध की श्रेणी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कह सकते हैं कि देश के हाई कोर्ट की बात की जा सकती है। हाई कोर्ट का जब एक जज ही इससे अछूता नहीं रह गया बिल्कुल। तो आम इंसान की क्या बात है। तो इसी के साथ साथ वही अभी हम बात कर रहे हैं, जागरूक की बात कर रहे हैं। जागरूकता यानी ऐसी जिम्मेदारी नहीं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, जागरूक सबको होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ देख रहे हो जिस तरह से आज राजस्थान के मुख्य सचिव जी और राजस्थान के डीजीपी, राजस्थान के पुलिस प्रशासन सब एक साथ जिस तरह से अभय कमांड पर, जी अभय कमांड एक बनाया गया है जो पूरे राजस्थान में, यानी हर जिले हर जगह कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि प्रशासन की तीसरी आंख, यानी तीसरी आंख से देखा जा रहा है। और वहां पे अभय कमांड को जिस तरह से 2-3 घंटे तक बिल्कुल यानी मुख्य सचिव और डीजीपी वगैरह मॉनिटरिंग देख की रहे है हैं, प्रॉपर। कर रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं देखा जाए। जी मगर ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से यानी धमकी दी जाती है, जिस तरह से फोन कॉल आते हैं, आप देख रहे हैं एक ट्रेंड चला है, यानी बम से उड़ाने की धमकी, बिल्कुल, यानी जयपुर में तो हाई कई कोर्ट, बार आती है। यानी स्कूल, होटल, सचिवालय, यानी विधानसभा तक कोई नहीं छोड़ा गया। बिल्कुल मगर सुरक्षित क्या है, अभी तक यही नहीं पता हो पाया कि ये जो धमकी भरे मैसेज मेल आ आ रहे हैं कहाँ इसकी से रहे हैं, आईपी एड्रेस तक पहुंच नहीं ट्रेस पा रहे, नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है जो अपराध करते हैं ये 18 साल के कम के बच्चे हैं और ये अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं। खुद का नेटवर्क मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन ने इनको पकड़ा नहीं, पुलिस प्रशासन को पकड़ा भी। अब ये ऐसे जगह जाके ये ऐसा नेटवर्क बनाते हैं, अगर देखा जाए मेवाती एरिया यानी भरतपुर चले जाओ, वहां पे नेटवर्क ये खुद का बनाते हैं, वहां से अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल कुछ ऐसे कई राज्यों में बैठे हैं, कई राज्य में ऐसे बैठे हैं कि वहां पे नेटवर्क खुद नदी के किनारे बनाए, वहां से अपराध करें, उनको कोई पकड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक पुलिस पहुंचेगी तब तक तो वहां से गायब हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं जो बाल तस्करी भी देखा जा रहा है, बिल्कुल यानी बाल तस्करी का सबसे बड़ी बात की जा रही है कि अगर देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्र, हम बांसवाड़ा की बात कर सकते हैं, भीलवाड़ा की बात कर सकते हैं, वहां पे ऐसे हालात है, कुछ दिन पहले भी प्रशासन ने बिल्कुल मुस्तैद दिखाया, वहां पे जिस तरह से खुलासा किया उन्होंने कि वहां पर 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची
उस एरिया में यानी पढ़ाई कम होने की वजह से, जागरूकता कम होने की वजह से, वो मजदूरी ना होने की वजह से अपने बच्चों को 500 रुपये में बेच देते हैं। यानी बच्चों को बेचा जा रहा है, उनको अलग राज्यों में लेके जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए आदिवासी क्षेत्र में जिस तरह से गुजरात की बात किया जाए, सूरत में बात किया जाए, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेके जाया जाता है उनके परिवार से। एक यानी गांव में कौन है भाई, ठेकेदार है। ठेकेदार है तो कम पैसे देकर उनको 1 साल के मजदूरी के लिए लेके जी। जाते हैं। जब बच्चे उस फैक्ट्री में जाते हैं उनको तो 14 घंटे काम कराएंगे, 17 घंटे काम कराएंगे, मगर खाना भी नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और ये कोई ये एक छोटा मोटा नेटवर्क नहीं होता है। ये एक चुनौती भरा है। जी। कितना ही प्रशासन काम कर ले, मगर कहीं न कहीं ये चुनौती इनके सामने है। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से 1 महीने का क्लीन चिट की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से, 1 महीने के अंदर क्लीन चिट करके बाल अपराध को रोकने की बात की है, बाल अपराध रोका जाएगा। वो आने वाली बात देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से डीजीपी आज वहां पहुंचे, उसके साथ ही जिस तरीके से मॉनिटरिंग की गई सर, अब देखा गया कि किस तरीके से कंप्लेंट्स आ रही है, उन कंप्लेंट्स को आप लोग रिएक्ट कितनी देर में कर रहे हैं, कितनी देर में उन तक रिवर्ट करके उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, कब तक उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा रहा है, ये सारी चीजें मुख्य सचिव ने आज जिस तरीके से समझने का प्रयास किया। और साइबर क्राइम की बात हमने की, उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें, चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें, तो ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। ये इसलिए कहेंगे क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा का एग्जांपल अभी सर ने दिया, वहां से बच्चों को ले जाया जाता है, 500 रुपए में लोग बेच रहे हैं, और वो गरीबी का स्तर दिखाता है। वहां से बेचकर बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है। और राजस्थान में अगर हम नजर डालें तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल किस तरफ से बच्चे आ रहे हैं, उसके अलावा आसाम से बच्चे आ रहे हैं, और हमें देखने को मिलता है वो उन लोगों से अगर हम जाके बात करें, कॉन्वर्सेशन करें, तो वो लोग ये नहीं बता पाते कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग कौन है। उनके सिर्फ हम हाव भाव और उनकी बोली भाषा से समझ पाएंगे कि वो राजस्थान की लोकल लोग नहीं है जो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं या छोटी छोटी दुकानों पर काम कर रहे हैं। उन बच्चों के आप हाव भाव से, उन बच्चों के आंखों के फीचर्स से आप समझेंगे कि वो आसाम साइड से आए हैं या मिजोरम साइड से आए। उस स्थान पर भी उतनी ही गंभीरता से इन अपराधों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि वहां से बच्चों को यहाँ लेकर आया जाता है, यहाँ से बच्चों को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी ये नेटवर्क कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिससे बाल अपराध को रोकने की, जिससे बाल श्रम को रोकने की बात हमारे यहाँ पर अधिकारी कर रहे हैं। उसको सिर्फ राजस्थान स्तर पर रोक पाना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए ऑल इंडिया नेटवर्क को कनेक्ट होना पड़ेगा और सभी को उसी सक्रियता के साथ काम करना होगा। क्योंकि जब तक राजस्थान के हम कहेंगे मुख्य सचिव काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज है। एक आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आपके साथ अगर जनता मिल जाए, आपके साथ अगर सिटीजन्स मिल जाए और वो कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दे। आज हम किसी ढाबे पे जाते हैं, आज हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हम देखते हैं बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा है, हमें वहीं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, हमें वहीं पर कंप्लेन करने की आवश्यकता है। और ये नेटवर्क तब टूटेगा जब ऑल इंडिया नेटवर्क को कनेक्ट होना होगा। क्या आपकी इस पर भी यही राय है? बिल्कुल, अगर देखा जाए बाल अपराध की बात किया जाए, जो गरीबी रेखा की बात किया जाए, सबसे अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड, जी। वहाँ से बाल अपराध का गैंग इतना बड़ा नेटवर्क है वहाँ से। अगर उस नेटवर्क को वहाँ से तोड़ा जाए, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, वहाँ जिस तरह सटे हुए हैं, जिस तरह से गरीब परिवार के बच्चे हैं, वहाँ से खेमे के बाद साथ चलते हैं। वहाँ एक साथ करीब 17 से 18, 18 से 25, 25 बच्चों को लेके आ जाता है। वहीं अगर बात करें, हम जयपुर की बात कर लेते हैं। जी। जयपुर में चूड़ी कारखाना ऐसे कई जगह बने हुए हैं, जो एक कमरा 12 बाई 12 के कमरे होते हैं, उसमें करीब 15 से 20 बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो चूड़ियों का काम करते हैं। हमने भी अगर पिछला देखा जाए तो कई ऐसे हमारे अधिकारी थे, हमारे मित्र थे, उन्होंने बोला कि आज बाल अपचारी को लेके हम कहीं आपको लेके चलते हैं। तो हम जब लाइव वहाँ पे किए थे तो वहाँ पे देखा एक कमरे में करीब 20-25 बच्चे थे। उनसे जब बातचीत की थी तो आंखों में आंसू, क्या एकदम रूह बिल्कुल। कांप गई कि भाई 16 घंटे काम, और सुबह पाव और चाय दे देंगे, दोपहर में थोड़ा सा खाने देंगे, शाम को, यानी 16 घंटे काम। ये एक कहा जा सकता है कि जो राजस्थान की पुलिस प्रशासन ने जो एक कदम उठाया है बाल अपराध को लेके, कहीं ना कहीं जिस तरह से 1 महीने का समय लिया गया है, जिस तरह ने इन्होंने नाम रखा है उमंग को लेके, ये अगर काम होता है, ये एक अच्छा मैसेज आएगा। क्योंकि बिल्कुल। कह सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
कहीं न कहीं आम जनता को लेके बताया जाता है कि चिंतित होते हैं, वो 16 से 17 घंटे काम कर रहे हैं, यानी 22 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कल ही एक मंत्री थे, उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री 22 से 23 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये एक देखने वाली बात है। जिस तरह से अगर बाल अपराध को लेके अगर अंकुश लगाने की बात होगी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, यानी गृह विभाग उनके ही जिम्मे है, यानी उनके पास ही है। तो ये कहा जा सकता है, जिस तरह से आपने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी पिछले महीने में 2 मीटिंग ले चुके थे। गृह विभाग का जिस तरह से मीटिंग लिया था, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, तो कहीं न कहीं अपराध को रोकने की बात की जा रही, मगर इसी के साथ-साथ जिस तरह से आज जयपुर में घटनाएँ देखी जा रही है, जी, जिस तरह से आपने जयपुर में बलात्कार का देखा कि 3 दिन से उस औरत को ले जाके बंधक बना, ये दुराचार वगैरह किया, ये भी एक देखा गया, तो उनके पीछे टीम लगा दी गई। इसी के साथ-साथ कह सकते हैं कि एक परिवार में जिस तरह से पति पत्नी रहते हैं, जिस तरह से वो आपस में लड़ाई करते हैं, इसी में आपने देखा 2 दिन पहले एक महिला ने यहाँ पे आत्महत्या कर लिया। तो ये भी है कि एक समाज का दायित्व, एक आम जनता का दायित्व बनता है कि आपके आस-पास लोग रह रहे हैं, कोई ऐसे अपराध देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रशासन की ज़िम्मेदारी है, प्रशासन को बताया जाए। बिल्कुल। इसी के साथ-साथ डिम्पल, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिक के तहत अलग-अलग संगठन बने हुए हैं, तो संगठनों को अगर साथ लेके अगर काम किया जाए, तो आने वाले समय में हो सकता है कि राजस्थान में कुछ अपराध कम हो सकते बिल्कुल। हैं। जिस तरीके से हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम की बात की, इसके अलावा अगर किसी चीज पर इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वो मुद्दा है दहेज को लेकर। दहेज प्रताड़ना और उसको लेकर इतना प्रताड़ित कर देना कि या तो उसका मर्डर खुद कर देते हैं, या फिर उसे इतना मजबूर कर देते हैं उस महिला को कि वो खुद सुसाइड करने पर आतुर हो जाए। इसको लेकर ना सिर्फ हम देश भर में केसेस देख रहे हैं, वो लड़कियां जो एजुकेटेड हैं, जो अपने पैरों पर खड़ी है, उन लड़कियों से लेकर राजस्थान में हमने हाल ही में केस देखा कि पति सरकारी नौकरी में है, इतनी रेपुटेशन आप लोगों ने कमा ली है। सोशल मीडिया पर अगर आप उनकी फोटोज पर नजर डालेंगे तो आपको ये नजर आता है इनसे ज्यादा हैप्पी फैमिली या खुशहाल परिवार कोई नहीं हो सकता। उन परिवारों में जिस तरीके से दहेज उत्पीड़न के केसेस सामने आ रहे हैं, दहेज उत्पीड़न को जब नाम सुनते हैं तो लगता है गांव में होता होगा। आज भी बाल विवाह और दहेज उत्पीड़न, इनको लेकर गांव की तरफ हमारा ध्यान सबसे ज्यादा जाता है, लेकिन सिर्फ गांव नहीं, ये शहरों तक घुस चुका है। और ये कीड़ा हमारे समाज से निकलना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि दहेज उत्पीड़न से हर दूसरे घर में महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। और उसकी वजह से जिस तरीके से बड़े बड़े केसेस अब हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं कि एक फैमिली जिसमें जज है, सास रिटायर्ड जज है, पति बड़े वकील हैं, वो रसूखदार परिवार जो ऐसे माने जाते हैं समाज में कि ये तो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठतम नागरिक है, इन्हें सिक्योरिटीज दी जाती है, इनसे एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं, इन्हें एज एन गेस्ट बुलाया जाता है बच्चों के सामने, अगर आप रिटायर्ड जज हैं तो। उनके परिवार में जब हम ऐसे केसेस देखते हैं तो सब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर भी हम पीछे हट रहे हैं, और क्या पुलिस की तरफ से भी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने में हम अभी तक इतने इंश्योर नहीं कर पाए हैं महिलाओं को कि वो आकर कंप्लेंट्स करें अगर उनके साथ दहेज को लेकर आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है उन्हें। तो दहेज का डंक कह सकते हैं कि दहेज का डंक, दहेज का दंश, यानी कि जब तक ये बंद नहीं होगा, बहन बेटियां कहीं ना कहीं आत्महत्या करती रहेंगी। क्या होता है कि जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, जी तो दिखावे की घटना बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। जिस तरह से दिखावा होता है, लड़की अपने बेटी को कितना भी दे दे, मगर सामने वाले को कम ही होता है, ये देखने की बात है। जिस तरह के आप कह सकते हैं कि जितना बड़ा परिवार उतनी ही ज़्यादा उनकी ख्वाहिशें होती हैं। जिस तरह से आप भोपाल की चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि तिशा लड़की का नाम, जी क्योंकि एक मॉडल थी, मॉडल लड़की थी, उसकी सास रिटायर्ड जज थी, यानी कि पैसों की कमी नहीं थी, मगर कह सकते हैं दहेज का दंश, यानी कि आप अपने घर से क्या लाई हो। वो मॉडल करना चाहती थी, उसका मॉडल बिल्कुल। बंद करवा दिए, यानी वकील उनका पति, यानी वो अभी प्रैक्टिस पे ही थे। तो जिस तरह से उन्होंने बातचीत करते, जिस तरह से आपने देखा, वो एक ऐसा केस नहीं है कि भोपाल का ऐसा चर्चित केस है, इसके पहले भी आपने देखा कि ऐसी काफी सारी घटनाएं थी, जी क्योंकि परिवार बिक गया दहेज देने में, मगर उनकी ख्वाहिशें नहीं मिटी। आज आप देख सकते हैं कि राजस्थान नहीं, पूरे देश में हर 5वां घर में कहीं न कहीं परिवार में कलेश है। मगर
दहेज को लेकर जिस तरह से कहा जाता है, जागरूकता फैलाने वाली बात है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं दहेज को बढ़ावा न देने की बात आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं वहां भी दहेज न देने की बात की जा रही है। तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, दहेज देने वाला, दहेज लेने लेने वाला, वाला दोनों यानी अपराधी हैं। दोनों ही है। यानी दोनों अगर तरफ से बंद हो तो कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा अंकुश लगाया जाना बिल्कुल। चाहिए, और आम समाज, आम जनता को इसमें सोचना चाहिए कि हम दहेज को कितना बढ़ावा दें। दहेज को बढ़ावा दोगे अपराध होंगे। तो इसी के साथ साथ जिस तरह से देखा जाए डिम्पल, अपराध जो जिस तरह से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जिस तरह से आप देख रहे हो, अभी कुछ दिन पहले भी आप देख रहे हो बच्चे किडनैप हो रहे हैं, जी। ये भी अपराध की श्रेणी में आ रहा है। यानी बच्चा, यानी ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में चौथे या पांचवें श्रेणी में आ रहा है कि यहाँ से बच्चे सबसे ज्यादा किडनैप हो रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। अपराधियों के अपरा मन से डर खत्म हो गया है बिल्कुल, क्योंकि ये देखा जाए जिस तरह से सोशल मीडिया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के तहत आप देख रहे हैं कि क्राइम पेट्रोल है, बहुत सारी ऐसी कहानियां जो चल रही हैं। इसके साथ साथ नई नई तरकीब है, वो आज के बच्चे जो अपराध कर रहे हैं वो अलग तरकीब सोचने बाद किस तरह से बैंक से एटीएम से पैसा निकाल जाए, बहुत सारी चीजें अंकुश लगाने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं आईटी सेल पे काम भी किया जाए, सरकार को भी इस पर काम कर रही है अलग से। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इसको लेके एक समय लगेगा, जी। मगर सोशल मीडिया के माध्यम को रोकने की बात जिस तरह से की जा रही है, वो एक अहम कड़ी मिल सकती है। देखिए सर, जब हम अपराध पे अंकुश लगाने की बात करते हैं तो सबसे अहम चीज ये आती है कि अपराधियों में डर होना चाहिए। जब डर होगा तभी वो अपराध करने से उसके मन में जब तक भय नहीं आएगा तब तक वो अपराध रुकने वाले नहीं है। क्योंकि आप पेपर लीक को ले लीजिए, पेपर लीक अपराध ही है, लेकिन उसमें उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिसे ये पता है कि अगर मैं 2 करोड़ का बिजनेस कर लूंगा, अगर मैं 20 करोड़ का बिजनेस कर लूंगा पेपर लीक करके, और मुझे 2 साल की सजा हो रही है, 5 साल की सजा हो रही है, तो क्या बड़ी बात है। अगर 5 साल की सजा काट के मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा और मेरी पूरी जिंदगी, मेरे पूरे बच्चों की जिंदगी सिक्योर हो रही है, तो उस अपराध में कोई बड़ी चीज नहीं लगती है उन्हें, इसीलिए वो अपराध करते हैं। लेकिन अगर उसी अपराधी को ऐसी सजा दी जाए, ऐसी कठोर सजा दी जाए जो एक उदाहरण पेश करे देश के सामने और उन लोगों के सामने जो ऐसे अपराध करने का मन में सोचते हैं, चाहे फिर वो पेपर लीक ही नहीं, रेप केसेस हो। रेप केसेस उतना क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें प्रमोट तो हम ही कर रहे हैं। जब हमें सामने से नजर आता है कि ये रेप केस हुआ था हमारे क्षेत्र में और जो अपराधी था उसे कोर्ट केस चला, 10 साल चला, 20 साल चला, 20 साल तो वो कोर्ट केस में बेल्स पे बाहर आता रहा, बेल मिल रही है, जब उस अपराधी को बार बार बेल दी जा रही है, वो बार बार बाहर घूम रहा है, उस बेल के दौरान वो फिर से अपराध कर रहा है। और उन अपराधों को बढ़ावा तब मिल रहा है जब उसकी सजा भी उसे नहीं मिलती है। वो पूरे टेन्योर खत्म होने के बाद 10-10 साल केस घसीटे जाते हैं, 20-20, 50-50 साल भी केसेस घसीटे जाते हैं, जिसमें पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है आदमी की। बिल्कुल डिम्पल, ये बात तो सही है, जिस तरह से अपराध रोकने के लिए एक कानून व्यवस्था को लेके सजा तय नहीं होगा, जी। उसी के साथ साथ पेपर लीक के मामला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य है बात की, कानून बना नहीं अपने, क्योंकि कानून पास हुआ मगर कानून धरती पे उतारा नहीं गया। धरातल पर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, उसी के साथ साथ अपराध को देखा जाए, सबसे बड़ी अपराध की बात देखी जाए, एक महिला अपने घर से निकलती है मॉर्निंग वॉक करने के लिए, जी। वो या कान में सोने का टप पहन रखी है या सोने का चैन पहन रखी है, मोटरसाइकिल से आते हैं, झपट्टा मारते चले जाते हैं, वो पकड़ में नहीं है। क्यों? एक अपराध किया, 2 अपराध किया, तीसरे अपराध उनके मन खुल जाएगा, क्या होगा? जेल जाएंगे, जमानत करा के आ जाएंगे, क्योंकि उनके जो गैंग के लीडर हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें भी हिस्सेदारी होती है। बिल्कुल। इसी के साथ और साथ कह ये सकते हैं, हिस्सेदारी जब खत्म होगी तभी ये अपराध रुकेंगे। इसी के साथ साथ आप देखते हो मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो मिलेगा नहीं, मगर किसी एक अधिकारी का, आपने पिछले अगर 1 साल पुराना देखोगे, जी। एक जज की, यानी मंदिर से चप्पल चोरी हो गया, उसका केस होगा, उसके लिए आदमी लगा दिया गया। यानी एक अधिकारी का कुत्ता चोरी हो गया, उसके लिए प्रशासन अधिकारी सब काम कर लेते हैं। मगर जब किसी आम इंसान का, आम जनता का अगर एक मोटरसाइकिल चोरी होता है, वो कागजों में ही चलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसी का अपराध बढ़ावा करने की बात है, क्योंकि हम अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। यानी कि जिस तरह से आज आपने अभय कमांड का मीटिंग देखा था, जी। जिस तरह से मीटिंग हो रहा है, जिस तरह से अगर कैमरे जगह जगह लगा दिए, अगर कड़ी से कड़ी मिलाया जाए तो अपराध रोकने की प्रक्रिया की जाएगी, मगर वही है कि कानून व्यवस्था लचर है। कहीं न कहीं इसका भी देखना पड़ेगा सरकार की तरफ से, ये एक मजबूत कड़ी निकाले, बिल्कुल। तभी जाके अपराधों को रोकने की बात सामने आएगी। नहीं तो चैन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी,
इन अपराध बढ़ते रहेंगे। अगर कोई एक पकड़ा भी गया तो उसको ले जाएंगे, बेल करा के आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कोई सजा है नहीं। इसी साथ साथ आप बात करते हुए चल रहे हैं, मोबाइल पर अगर बात कर रहे हैं, झपट्टा मारते मोबाइल लेके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये आम जनता अगर वहां पर है, अगर वो भी जागरूक हो जाए तो ऐसे अपराध रुक भी सकते हैं। ये आने वाले 1 महीने का जो इन्होंने टाइम लिया है, जिस तरह अपराध रोकने की बात की जा रही है, ये देखने को मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से की वारदातों की बात आपने की, चाहे फिर वो चेन स्नैचिंग हो या फिर दुकानों पर जाकर छोटी मोटी चोरी कर लेना, या फिर किसी का आप ये देखिए कि बटवा या फिर उनके फोन चोरी कर लेना, ये जो घटनाएं होती है ये होती है गैंग्स के अंदर, और वो गैंग लगातार सक्रिय होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिस्टम में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उन्हें अब तक पता, क्योंकि हफ्ते दर हफ्ते अगर वही गैंग सक्रिय है, वही गैंग चोरी कर रहा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आमतौर पर अगर वास्तविकता हम देखें तो मुमकिन नहीं है कि अधिकारियों को उस गैंग का पता ना चला हो, लेकिन वो गैंग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? बहुत अच्छी पहल है डीजीपी की तरफ से, लेकिन सिर्फ डीजीपी या सिर्फ हमारे अधिकारी गण एक प्लेटफॉर्म बनाकर या एक मुहिम शुरू कर वो ये खत्म नहीं कर सकते। अपराध वो खत्म तब होंगे जब वो अपनी टीम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को, अपनी टीम में बैठे भ्रष्ट उन छोटे लेवल पर बैठे हुए अफसरों को नहीं हटा देते हैं। और जब तक अंदर का भ्रष्टाचार, सिस्टम का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, तब तक उन अपराधियों पे अंकुश लगाना संभव नहीं है। क्योंकि जो छोटी छोटी चेन स्नैचिंग या फिर छोटी छोटी वारदातों से लेकर बड़ी बड़ी वारदात, चाहे फिर वो रेप केस हो या फिर आपसी परिवार में जो रंजिश होती है उसके चलते छूट, आजकल पेशेंस लेवल भी तो खत्म होता जा रहा है ना परिवारों का। तो परिवार में जब हम बार बार खबरें पढ़ते हैं, हम लगातार खबरें पढ़ते हैं, आप और हम दोनों खबरें, हर रोज हमारे सामने ऐसी कई खबरें आती है जिसमें कहा जाता है मामूली कहासुनी का मामला बदला हत्याकांड में, या फिर हत्याकांड। वो हत्या तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो पेशेंस लेवल नहीं रहा है अब लोगों का। और वो डर खत्म हो गया है कि अगर मैंने ये मर्डर किया तो मुझे क्या सजा मिलेगी, कि उन्हें लगता है हम पैसे देके छूट जाएंगे। जब तक सिस्टम के अंदर का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक अपराध पर अंकुश लगना संभव ही नहीं है। बिल्कुल डिम्पल, अगर देखा जाए भ्रष्टाचार जिस तरह से हावी हो रहा है, तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार पुलिस प्रशासन या इसके अंदर ही है, भ्रष्टाचार हर विभाग में, बिल्कुल। हर जगह है। उसको अंकुश लगाने के लिए आपने देखा कि कई ऐसे संगठन बनाए गए, कई ऐसे अलग अलग सेक्शन बना के प्रशासनिक अधिकारी बैठाए गए। देखा जाए सबसे बड़ा एसीबी की बात किया जा जी। सकता है। एसीबी की एक जिस तरह संगठन बनाया गया, जिस तरह से वो काम कर रही है, यानी आप कोई पुलिस प्रशासन अगर पैसा ले रहा है, उस पर टोल फ्री नंबर, इसे फोन करो, इसे पकड़ा जाएगा। तो ज्यादा जहां तक हद तक है वहां कंट्रोल किया गया है, ऐसा नहीं कंट्रोल नहीं हुआ, कंट्रोल भी हुआ है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए जिस तरह से अपराध की बात की जा रही है, डिम्पल, आपने देखा है खुलेआम अपराध करना, जिस तरह से खुलेआम अपने अपराध देख रहे हो कि चाहे रामगंज में देखा कुछ दिन पहले तलवारबाजी हो गई। बिल्कुल। आप देखो वहां पर जैसलमेर में जिस तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, वो भी आपने देखा, वो हत्या ही है ना, जिस तरह जी। तलवार लेके दिन में मारा और गर्दन काट दिया। तो उसमें भी कहीं ना कहीं घटनाएं और दहशत जो फैलाने वाली बात देखी जा रही है। तो ये अंकुश लगाने की बात, प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। वही मैं फिर दोहराना चाह रहा हूँ कि आम जनता को भी, आम लोगों के अपने आसपास किस बिल्कुल। तरह के लोग रह रहे हैं उस पे भी गतिविधियां बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ अंकुश, ऐसी नहीं कि सारी जिम्मेदारी से प्रशासन की भी है, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होनी बिल्कुल। चाहिए। अगर हम भी अपनी जिम्मेदारी कुछ निभा लें तो प्रशासन भी अपना जिम्मेदारी निभाएगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में 140 यानी 148 करोड़ जनता है। तो 148 करोड़ जनता के साथ तो एक ही प्रशासन तो लगा नहीं सकते। तो इसी के दायित्व बनता है, उसके साथ साथ अगर हम अपनी दायित्वों को निभाएंगे तो कहीं न कहीं थोड़ा कम हो सकता है अपराध को लेके। बिल्कुल। और बाल अपराध जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह बाल अपराध को लेकर राजस्थान की प्रशासन काम कर रहा है, तो ये भी देखा जाए अगर बाल अपराध कम होंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे, वो अपनी पढ़ाई करेंगे, तो कहीं न कहीं देश का भविष्य, देश का युवा आगे निकलेगा। फिर से हम वही बात कहेंगे कि प्रशासन की मुस्तैदी एक सराहनीय कदम है, लेकिन ये कदम तब और ज्यादा सराहनीय हो जाता है जब समाज उस कदम के साथ चले। क्योंकि जिस तरीके से बलात्कार के बाद राजस्थान में अब बलात्कार को नंबर 1
कह दिया जाता है विपक्ष की तरफ से, वो इतना आसान नहीं है कहना। हाल ही में खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी यही बात कही कि राजस्थान, वो लगातार कहते हैं कि जिस तरीके से बलात्कार के मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान नंबर 1 पर आता जा रहा है। लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि अगर बलात्कार के मुकदमे बढ़ रहे हैं तो सामाजिक तौर पर हमारे भी कई दायित्व बनते हैं। जब तक किसी एक के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तब तक हम आवाज नहीं उठाते, लेकिन अब आवाज अगर सिस्टम उठा रहा है तो आवाज समाज को भी उठानी पड़ेगी और सिस्टम और समाज को मिलकर ये काम करने पड़ेंगे। ऐसे ही भय मुक्त प्रदेश बनाने की जो मुहिम सिस्टम अभी चला रहा है उसको हम सराहनीय बता रहे हैं, और इसके साथ इस मुहिम का क्या असर नजर आने वाला है राजस्थान में, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स और ऐसे ही और डिस्कशंस के लिए बने रहिए केबीपी टाइम्स के साथ। उत्तर प्रदेश के औरैया में नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा